तो आप देखेंगे डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक ना। पहले तो पाचन क्या होता, शरीर में जोन से लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना जो अवशोषित हो सकें, ऐसे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना लार्ज मॉलिक्यूल्स को या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जो अवशोषित हो सकें, वह क्रिया पाचन, वह क्रिया पाचन या डाइजेशन कहलाती है। लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को तोड़कर, हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में बदलना पाचन या डाइजेशन कहलाता, डाइजेशन कहलाता। भाई कॉम्प्लेक्स फूड या जटिल फूड, कॉम्प्लेक्स फूड या जटिल फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदलना पाचन कहलाता है। मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पाचन कहलाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना जो हमारी आंत द्वारा एब्जॉर्ब हो सकें, हमारी इंटेस्टाइन द्वारा जो अवशोषित हो सकें, ऐसे मॉलिक्यूल में लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ना पाचन कहलाता है। भाई ह्यूमन बॉडीज या ह्यूमन पाचन में दो प्रकार के चलेगा, ठीक ना। एक मैकेनिकल पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल और दूसरा होगा केमिकल, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन, देखिए भाई यांत्रिक पाचन में कौन भाग लेंगे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल या पाचन तंत्र के सभी ऑर्गन्स जो भी क्रिया अपनी करेंगे वह सब यांत्रिक पाचन के तहत आएंगे, और हमारे जो एंजाइम्स क्रिया करेंगे वह सब रासायनिक पाचन के तहत आएंगे, ठीक है। देखिए भाई यांत्रिक पाचन में कौन कौन, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मेरी आएगी, ठीक है ना। और इसमें हमारे आएंगे एंजाइम्स, अच्छा एंजाइम का सिक्रेशन ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा, तो इसमें आएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या कहना चाहिए हम ग्लैंड्स, इसमें ग्लैंड्स आएंगी, इसमें एलिमेंट्री कैनाल आएगी। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन बनेंगे, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, आहार नाल में पाचन में कौन कौन से पार्ट भाग लेंगे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 MOUTH, नंबर 1 माउथ भाग लेगा, ठीक ना। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलेंगे, माउथ भाग लेगा। माउथ में भी दो पार्ट हो जाते हैं मेरे, टीथ और टंग, आगे बताएंगे इसके बारे में। नंबर 2 हमारी ईसोफेगस, OESOPHAGUS, ईसोफेगस भाग लेगी। नंबर 3, अच्छा माउथ भाग लेगा, ईसोफेगस भाग लेगी। नंबर 3 स्टमक भाग लेगा। नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, और नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है भाई। हमारे यांत्रिक पाचन में पूरी एलिमेंट्री कैनाल भाग लेगी। एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से पार्ट भाग लेंगे, आपके माउथ बक्कल कैविटी भाग लेंगे, ईसोफेगस आपकी ग्रास नली भाग लेगी, आपका स्टमक आमाशय भाग लेगा, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और आपकी बड़ी आंत ये भाग लेंगे। इसमें ग्लैंड्स में आपके कौन कौन से भाग लेंगे, जो हमारे एंजाइम का श्रावण करेंगे, ठीक है ना, वह ग्लैंड्स होंगे। एंजाइम का श्रावण कौन कौन, एक तो मेरी टंग की मेरी सैलिवरी ग्लैंड्स, तो माउथ में ये प्राप्त होंगी। तो नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड्स भाग लेंगी, हाँ नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड्स भाग लेंगी। नंबर 2, अच्छा सैलिवरी ग्लैंड्स भाग लेंगी। नंबर 2 अब हम
ये माउथ से पाचन करेगा, उसके बाद मेरा पाचन होगा स्टमक में। स्टमक में कौन कौन भाग लेगा? स्टमक ही भाग लेगा जो HCl वगैरह सीक्रेट करेगा। अच्छा, अगला बात करेंगे हम लिवर। नंबर 3 पैंक्रियास, और नंबर 4 अच्छा हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट्स मेरे ग्लैंड्स के रूप में भाग लेंगे, ये पार्ट्स मेरे मैकेनिकल एलिमेंट्री कैनाल के रूप में भाग लेंगे। अब हम एक एक भाग की प्रक्रिया लेके चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले यांत्रिक पाचन में आपकी एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल भाग लेगी। आहार नाल में कौन कौन से पार्ट भाग लेंगे? आपके माउथ भाग लेगा, है ना, उसके बाद एसोफेगस भाग लेगा, उसके बाद आपका स्टमक भाग लेगा, स्टमक के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम एक एक में भाग लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, ठीक है ना। माउथ MOUTH, ठीक है ना, माउथ। हाँ, स्पेलिंग का ज़्यादा गौर ना करें भाई, अपने कंटेंट पर ध्यान दें। हाँ, स्पेलिंग इसकी जल्दबाजी में कुछ भी हो जाती है। मेरे कंटेंट पर मुझे फोकस करना, ना कि मुझे स्पेलिंग पर करना। ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, समझ रहे ना, साइंस वर्ड्स हैं, ये हिंदी में पढ़ाई नहीं जा सकते, लेकिन हम कंटेंट पर ध्यान देते हुए चलेंगे। हाँ, फिलहाल वैसे जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक स्पेलिंग्स, इसके वर्ड्स जो होंगे वो एकदम राइट चलेंगे। अच्छा, माउथ या बक्कल कैविटी, माउथ या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी देखिए, इसमें सबसे पहले तो क्या होता है माउथ या बक्कल कैविटी में भाई? माउथ क्या है? माउथ कई ऑर्गन्स का एक संगठन है। माउथ कई ऑर्गन का संगठन है भाई। आप अपना माउथ पकड़ सकते हैं? हाँ, माउथ आप नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ो तो ओठ पकड़ लिए, दांत पकड़ लिए या जीभ पकड़ लिया। भाई मेरे होठ, दांत, जीभ और हमारी मतलब बक्कल कैविटी वगैरह जितने भी ये अंग हैं सभी को मिलाकर हमारा माउथ कहलाता है, ठीक ना। अब हमारे माउथ में कौन कौन से पार्ट्स हमारे आहार नाल में या हमारे भोजन के पाचन में कौन कौन से पार्ट अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पार्ट्स को हम बारे में लेके चलते हैं। तो माउथ में सबसे ज़्यादा भूमिका मेरे 2 पार्ट्स की रहती है। एक तो हमारी टीथ की रहेगी, दूसरी हमारी टंग की रहेगी। तो टीथ और टंग के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, माउथ हमारी एक मुख गुहा होती है ये, ठीक है ना। इसमें हमारी फर्श पर एक टंग बिछी रहती है, तो पहले तो, और टीथ जो दांतों से चारों तरफ से घिरी रहती है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले टीथ की, ठीक ना, और उसके बाद बात करेंगे टंग की, ठीक ना। हमारे दांत, हाँ, मुख्य भूमिका हमारे दांत निभाते हैं और दूसरी मुख्य भूमिका हमारी जीभ भी निभाती है। देखिए भाई, अब दांत कैसे निभाते हैं? देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं टीथ, ठीक है, दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी, दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी, जिस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे डेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी, जिस शाखा में दांत का अध्ययन किया जाता डेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, मानव में दांत की कुल 4 प्रकार पाए जाते हैं। मानव में दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ICPM। अच्छा, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इन्हें कहेंगे हम इंसीजर्स को कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अच्छा, तो कृंतक, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अच्छा, कृंतक कितने पाए जाते हैं? हाँ, ह्यूमन के डेंटल फार्मूले में कृंतक की संख्या 8, इनकी संख्या 4, प्रीमोलर्स 8 और चवर्णक 12 है। इस प्रकार पाए जाएंगे। कुल मिला के ये दांत हो गए आपके 32। कुल मिला के दांत होंगे 32, ठीक है भाई। हम माउथ में सबसे पहले हम टीथ को लेके चले। टीथ का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारे टीथ की कुल जो प्रकार पाए जाते हैं वो 4 प्रकार पाए जाते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, है ना। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक का कार्य क्या होता है? कृंतक का कार्य होता है भोजन को कुतरना। इनका कार्य होता भोजन को कुतरना। इनका कार्य होता भोजन को कुतरना, काटना। इनका कार्य होता चीड़ फाड़ करना। इनका कार्य होता चीड़ फाड़ करना। अच्छा, इनका कार्य होता है पीसना, ग्राइंडिंग करना। इनका कार्य पीसना, हाँ, ये कटिंग करना, हाँ, ये ग्राइंडिंग करना। अच्छा, पीसना। अच्छा, यहाँ पे होगा
पीसना प्लस लुगदी बनाना, पीसना प्लस मिश्रण करना। भाई ये हमारे भोजन की जो पिसा हुआ भोजन है उससे और महीन पीसकर और लुगदी के रूप में भोजन को बना देते हैं। ठीक है, ये दांत देखेंगे आगे। अच्छा, जो अलग से विजडम दांत जो होते हैं, विजडम दांत। अच्छा, इन दांतों के हैं अक्ल के दांत, है ना, अक्ल के दांत। अच्छा, अक्ल के दांत जो हमारे होते हैं वो इनमें से किस प्रकार के होते हैं? इन्हीं में से होते हैं, ठीक ना। इन्हीं में से हमारे होते हैं मोलर्स, अग्र चबड़ा होते हैं ना, मोलर्स MOLARS, ठीक है ना, मतलब चबड़ा प्रकार के होते हैं, चबड़ा प्रकार के। अच्छा हाँ, और जो हाथी के दांत जो हमें दिखाई देते हैं, हाथी के दांत, ठीक है, जो हाथी के दांत मुझे दिखाई देते हैं, जो विजडम दांत या अक्ल के दांत होते हैं, ये मानव की प्रौढ़ावस्था में ये कभी भी निकलते हैं, कोई जरूरी नहीं है इनका अक्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक ना। उनका नाम है अकल। जब अकल आ जाती है उसके बाद ही निकलते हैं, अर्थात ये 25 साल के आसपास निकलते हैं, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि सबके निकलें, कभी कभी नहीं भी निकलते हैं। यहाँ इनकी संख्या, अकल के दांत जो होते हैं इनकी संख्या वैसे 2 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी, इनकी संख्या 2 जोड़ी, अर्थात ये 4 होते हैं, एक मैक्सिलरी में और ठीक ना एक मैंडिबल में, ठीक ना। ऊपर 2 होंगे, एक जोड़ी ऊपर होंगे, एक जोड़ी नीचे होंगे, कुल 2 जोड़ी पाए जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, तो अब अकल के दांत हमारे 2 जोड़ी होते हैं, ठीक है ना। ये मोलर्स प्रकार के होते हैं, न चबड़ा, मोलर्स प्रकार के होते हैं। अच्छा, जो हाथी के दांत जो बाहर निकले रहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, उन्हें टस्क बोलते हैं। अच्छा, टस्क की जो प्रकार होती है वह कैनाइंस होती है, टस्क की प्रकार कैनाइंस या रदनक होते हैं, कैनाइंस, वो भी अपर कैनाइंस, ठीक ना, मैक्सिलरी बोन, मैक्सिलरी के कैनाइंस होते हैं। हमारे ऊपर वाले जबड़े के दांत, हाथी के ऊपर वाले जबड़े के दांत निकले होते हैं जो कैनाइंस कहलाते हैं। अच्छा, बात करते हैं दांतों में। मानव के जो दांत होते हैं ये हेटेरोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट मतलब विषम प्रकार के। कोई विषम प्रकार ऐसे होते हैं भाई, कृंतक भी हैं, रदनक, सभी एक प्रकार नहीं होते। हेटेरोडोंट मतलब विषम प्रकार के, कृंतक भी होते, रदनक भी होते, अग्र चबड़क होते, चबड़क होते, इस प्रकार इन्हें बोलेंगे आप। मानव के दांत हेटेरोडोंट होते, मानव के दांत हेटेरोडोंट, मानव के दांत हेटेरोडोंट होते। अच्छा, मानव के दांत 20 दांत मानव के 2 बार निकलते हैं। पहले आपके टेम्पोरेरी दांत होते हैं जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं, टेम्पोरेरी टीथ होते हैं, ठीक ना। मानव में 20 दांत जो होते हैं, हाँ 20 दांत होते हैं, वह होते हैं आपके टेम्पोरेरी। मानव के 20 दांत टेम्पोरेरी होते हैं जिन्हें मिल्क टीथ भी कहते हैं। मानव के दांत जो होते हैं पहले तो हेटेरोडोंट होते हैं, मतलब विषम प्रकार के होते हैं। 20 दांत टेम्पोरेरी होते हैं, ठीक ना। इन्हीं 20 दांतों को डाइफायोडोंट, इन्हीं 20 दांतों को डाइफायोडोंट अर्थात द्विबार दंती, ये 2 बार निकलते हैं इसलिए द्विबार दंती भी कहा जाता है। 20 दांत टेम्पोरेरी होते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, इन्हीं को डाइफोडोंट कहते हैं, द्विबार दंती। मानव द्विबार दंती होता है, 20 दांतों के साथ द्विबार दंती होता है। अच्छा, अब मानव में कुल दांत तो 32 माने गए हैं, है ना, कुल दांत 32 होते हैं, 20 तो डाइफोडोंट ही हैं। अब बचे कितने? 12 मानव के दांत मोनोफायोडोंट होते हैं। मानव के दांत 12 मोनोफायोडोंट होते हैं, जो एक बार दंते, अर्थात यहाँ पर कहने मतलब ये है जो टेम्पोरेरी दांत या जो मिल्क के दांत होते हैं, ठीक ना, ये मात्र 20 होते हैं। मिल्क के दांत 20 होते हैं, ये पहले उगते हैं और फिर ये कुछ समय बाद टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद फिर पुनः जो निकलते हैं, ठीक, पुनः निकलते हैं, वो तो 20 पुनः निकलते हैं, और 12 जो एक बारी में निकलते हैं वो दोबारा टूटते नहीं हैं, वो परमानेंट होते हैं। जो 12 परमानेंट होते हैं इन्हें, हाँ 12 परमानेंट होते हैं, या बाद में जो 20 दांत निकले हैं, इन कुल मिला के 12 और 20 अर्थात परमानेंट जो दांत हो जाते हैं, फिर पुनः वह 32 हो जाते हैं परमानेंट दांत।
परमानेंट दांत जो होते हैं वो 32 हो जाते हैं, क्योंकि 20 जो होते हैं वो डाइकोफोडोंट होते हैं और 12 होते हैं मोनोडोंट होते हैं। ये दोबारा उगते हैं तब ये परमानेंट रूप में आते हैं और ये एक ही बार में परमानेंट रूप में आते हैं, अर्थात कुल 32 दांत इसके परमानेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मानव दांत का सबसे मजबूत भाग क्या होता है। मानव दांत का जो हमें सफ़ेद चमकीला दिखाई देता है, सफ़ेद चमकीला दांत जो दिखाई देता है, हाँ, ये इनेमल का बना होता है, ये सबसे मजबूत भाग होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट जो होता है वह है, हाँ, दांत का इनेमल। मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट दांत का इनेमल होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट दांत का इनेमल होता है। अब देखिए दांत के बारे में, हाँ, इंसीजर्स, रदनक। अच्छा, अब इनके हम एक जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं इतनी बात करेंगे। हमारे ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं। पहले बिगाड़ें सब। मानव में जो 32 दांत होते हैं, 32 दांत वो होते कैसे हैं। एक नंबर 1 16 दांत ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में 16 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़े जिन्हें बोलेंगे मैक्सिलरी, मैक्सिलरी 16 दांत ऊपरी जबड़े में, मैक्सिलरी जॉ में 16 दांत निचले जबड़े में, निचले जबड़े में 16 दांत निचले जबड़े में होंगे, ठीक है ना, जिन्हें मैंडिबल, हाँ, मैंडिबल, मैंडिबल, ठीक है ना, मैंडिबल जॉ। 16 दांत ऊपरी जबड़े में जिन्हें मैक्सिलरी जॉ में होते हैं। 16 दांत हमारे निचले जबड़े में जिन्हें मैंडिबल जॉ में होते हैं, जो मैंडिबल जॉ में होते हैं 16 हो गए। अब इन्हें बांटा कैसे गया। जो हमारे मैक्सिलरी जॉ में जो होते हैं और मैंडिबल में होते हैं, ये भी दो भागों में अब बांटे के हम चलेंगे तो दंत सूत्र हम बनाएंगे, ठीक है। हम दंत सूत्र बनाएंगे, दंत्र सूत्र। दंत सूत्र भाई 4 भागों में बटे होते हैं। तो फिर देखिए भाई, यहाँ पर 8 हैं, 8 में 4 भाग लगाएंगे 2, ठीक ना। यहाँ पर 4 हैं, 4 में भाग लगाएंगे 1, ठीक है। यहाँ पर 8 हैं, 8 में भाग लगाएंगे 4 का 2 और 12 में 4 भाग लगाएंगे 3। अर्थात हम अपने दांतों को 4 भागों में, ठीक है ना, निचला मैंडिबल और मैक्सिलरी, मैंडिबल मैक्सिलरी 2 भागों में बट गए। फिर मैक्सिलरी का राइट पार्ट और मैक्सिलरी का लेफ्ट पार्ट। अब 2 भागों में मैक्सिलरी बट जाएगा, 2 भागों में मैंडिबल बट जाएगा। तो ये 4 भागों, हम अपने दांतों को इस तरीके से 4 भागों में काटे चलेंगे, ठीक है। तो 4 भागों में काटे चलेंगे तो यहाँ पर इनका जो दंत सूत्र होगा वह किस फॉर्म में होगा। ये होगा ICPM और P, ICPM और P, अर्थात इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स प्रकार का होगा। अब इंसीजर्स हमने इन्हें 4 भागों में बांटा तो 21-23 का फार्मूला यहाँ बना, 21-23 का फार्मूला यहाँ बना। 21-23 इसमें होंगे मैंडिबल के राइट और एक्सिबल होंगे 21-23 मैंडिबल के लेफ्ट में। अर्थात मानव का परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ का मेरा, हाँ, परमानेंट टीथ का जो फार्मूला रहा वो 21-23 रहा। अगर यहाँ पे बात करें तो टेम्पोरेरी दांत या बच्चों में दांत, टेम्पोरेरी बच्चों के दांत का फार्मूला, बच्चों के दांत का फॉर्मूला इसी तरीके से हम बांटेंगे। बच्चे के दांत का भी फार्मूला वो भी बटेगा ICPM और M, हाँ, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यहाँ पर P हो गया। अच्छा, ICPM और M, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये भी हम करेंगे ICPM और M, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब बताएं भाई बच्चे में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रीमोलर अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर, हाँ, बच्चों के जो दांतों में जो प्रीमोलर होते हैं अग्र चबड़क वह अनुपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमोलर अनुपस्थित होते हैं, सही तो है भाई। मोलर्स तो होते हैं, मोलर की संख्या कम होती है भाई। जो हमारे मोलर्स होते हैं ये परमानेंट रहते हो जाते हैं मोलर्स में, ठीक है। ये बाद में उगते हैं, परमानेंट होता है बाद में। 12 जो होते हैं, 12 बाद में होते हैं मोलर्स, ये तो परमानेंट है, ठीक है ना। मोलर्स प्रारंभ में नहीं उगते हैं, ठीक है ना। बच्चों में मोलर की संख्या होती है, वो कुछ कम होती है, लेकिन प्री मोलर की संख्या तो होती नहीं है। अर्थात बच्चों में देखो दंत सूत्र रहेगा 2102 2102 2102 2102 2102 2102।
देखो यहाँ पर 3 3 6 और 6 12 परमानेंट रीति हमारे मोलर्स 12 हो जाते हैं, जबकि बच्चों में प्री मोलर तो होते ही नहीं है। अब देखिए ये कितने हो गए, 1 2 और 1 3 1 4 4 दूनी 4 वाला 4 16 16 दांत रहे। 16 दांत रहे क्यों? 16 में प्री मोलर तो बिल्कुल एब्सेंट ही होते हैं, तो प्री मोलर तो गिने नहीं गए। लेकिन जो मोलर्स होते हैं उनकी भी संख्या मात्र 8 होती है, जबकि परमानेंट टीथ में जो मोलर संख्या होती है वह 12 हो जाती है परमानेंट टीथ में। तो बच्चे का जो दंत फार्मूला है वह 2102 2102 2102 2102 मैक्सिलरी और जॉ में और मैंडिबल जॉ में इस प्रकार हो गया। ठीक है, हाँ। तो देखिए भाई ये रहे हमारे जबड़ों में दांत और दांतों के प्रकार कितने भागों में बटे होते हैं और किनका कौन सा काम होता है। ठीक है, अब दांत के बाद हम आते हैं अपने जीभ में, टंग। संख्या कितनी होती है? 32। ठीक है, 32 कितने प्रकारों में बटे होते हैं? 4 प्रकारों में बटे होते हैं। ठीक है ना, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये हो गए। अच्छा, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं ये मैंडिबल जो ऊपरी जबड़े में होते हैं 16 और 16 निचले जबड़े में होते हैं, मैक्सिलरी जॉ और मैंडिबल जॉ में। अच्छा, मानव पूछा जाता है मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो दांत का एनेमल भाग होता है। पूछा जाता है मानव में अक्ल के दांत कब निकलती है? अक्ल के दांत कब निकलते हैं? तो उन्हें बताया जाता है कि ये जब 25 साल की अवस्था के आसपास अर्थात प्रौढ़ावस्था में कभी भी निकलते हैं। जरूरी नहीं सबके निकलते भी नहीं है, ठीक ना। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि निकलते भी नहीं है, निकलते भी हैं, प्रौढ़ावस्था में कभी निकलते हैं। अब अगर पूछा जाता है हाथी के कौन से दांत दिखाई देते हैं? तो हाथी के मैक्सिलरी जॉ में, मैक्सिलरी जॉ मतलब अपर जबड़े में, ठीक ना, मैक्सिलरी जॉ में ऊपरी जबड़े में हाथी के दांत दिखाई देते हैं। और जो दिखाई देते हैं उनका प्रकार होता है रदनक। रदनक मतलब कैनाइन्स। हाँ, कैनाइन्स हाथी के दिखाई देने वाले दांत रदनक होते हैं। मानव के अक्ल के दांत जो होते हैं वह मोलर्स होते हैं। हाँ, मानव के अक्ल के दांत जो होते हैं वह मोलर्स मतलब चबड़क होते हैं। मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट जो होता है, ठीक है, वह होता है दांत की इनेमल। मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है दांत की इनेमल। ठीक है भाई, दांत के बारे में मैंने जितना भी हो सकता था उतना आप जल्दी में हमने पढ़ लिया है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इससे अधिक पढ़ना या वनडे एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। दांत के प्रकार मैंने पढ़ लिए और जो भी फैक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हमने सभी फैक्ट इसमें ले लिए हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की वनडे एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं माउथ में। हमने टंग, माउथ में हमने टीथ पढ़ लिया, अब माउथ में हमारी चलेगी टंग, जीभ। TONGUE, टंग अर्थात जीभ। देखिए भाई, अब जीभ का काम क्या होता? मानव के दांतों के बारे में पढ़ लिया, माउथ में दांत भी काम करते हैं और माउथ में आहार नाल के लिए जीभ भी काम करती है। जीभ जो काम करती है, जीभ की मुख्य विशेषता, पहली बात ये है कि जीभ की मुख्य विशेषता ये है, जीभ ये मसल्स मांसपेशियों की बनी होती है। मांसपेशियों की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। इनमें बोन्स एवं कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं। इनमें कोई अस्थि और उपास्थि नहीं पाए जाते हैं। जीभ में अस्थि और उपास्थि, हाँ, मांसपेशियों की बनी होती है, इसमें अस्थि और उपास्थि अनुपस्थित होते हैं। अस्थि एवं उपास्थि नहीं होती। अस्थि, हाँ, इसमें कोई अस्थि मतलब हड्डी या कार्टिलेज, उपास्थि इसमें कोई हड्डी और मजबूत, हाँ, कोई मजबूत उपास्थि इसमें नहीं होती, कार्टिलेज नहीं होती है। हाँ, जब भाई ये बहुत बड़ी बात है कि जीभ में कोई अस्थि उपास्थि कोई हड्डी न होने के बाद भी जीभ चाहे तो तुम्हारी हड्डी को बहुत आसानी से तोड़वा सकती है। हाँ, जीभ में खुद तो हड्डी नहीं होती है लेकिन तुम्हारी हड्डी तोड़वा देगी। नेक भी ऊपर चला गई तो हड्डी तोड़ा देगी। चलो ठीक है भाई, मांसपेशियों बनी होती है, इसमें अस्थि एवं उपास्थि। अच्छा, जीभ के भी अगर कार्य करें तो 2 तरीके से ये कार्य करती हुई चलेगी। ठीक है, जीभ 2 तरीकों से कार्य करती हुई चलेगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे तो सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ कार्य करेगी। सैलिवरी ग्लैंड्स, हाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब स्वाद ग्रंथियाँ, हाँ सॉरी लार ग्रंथियाँ। सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियाँ, है ना। एक तो इसकी लार ग्रंथियाँ अपना कार्य करती हैं, दूसरी हमारे स्वाद ग्रंथियाँ। टेस्टिंग बर्ड्स स्वाद ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियाँ, टेस्टिंग बर्ड्स स्वाद ग्रंथियाँ। ठीक है, स्वाद ग्रंथियाँ दोनों अपना अपना काम करेंगी। स्वाद
ग्रंथियाँ, दोनों अपना अपना काम करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड, हमारी लार ग्रंथियाँ क्या कार्य करती हैं। तो देखिए, लार ग्रंथियाँ लार के साथ कई एंजाइम्स को स्रावित करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियाँ सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ भाई ह्यूमन बक्कल कैविटी में, मानव की बक्कल कैविटी या मानव के टंगों में, मानव की टंग में लार ग्रंथियाँ कुल 3 जोड़ी होती हैं। ये 3 जोड़ी होती, ये 3 जोड़ी होती हैं। नंबर 1 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं? देखिए भाई, नंबर 1 ये होती हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स। हाँ, नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड बोलेंगे कर्णमूल, जिन्हें आप बोलेंगे कर्णमूल। ये भाई कानों के निकट पाई जाती हैं पैरोटिड ग्लैंड, कर्णमूल। अच्छा हाँ, गलसुआ में ये पैरोटिड ग्लैंड ही हमारी ग्रसित हो जाती हैं। मम्स रोग होता है ना, हाँ, मम्स रोग में हमारा शरीर का कौन सी ग्रंथ हमारी ग्रसित हो जाती है? तो पैरोटिड ग्लैंड मम्स गलसुआ रोग में ये ग्रसित हो जाती है, ये सूजन पकड़ लेती हैं। ठीक है। अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 2 मैक्सिलरी ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड्स कर्णमूल, ये कान के निकट होती हैं, कान के निकट होंगी। ठीक है ना। नंबर 2 सब मैक्सिलरी, हाँ, अपोहन इन्हें बोलेंगे, ये हमारी जीभ के ऊपरी भाग पर होती हैं, एक जोड़ी। ठीक ना। 3 जगह एक जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी कान के पास, एक जोड़ी जीभ के ऊपरी हिस्से में, और नंबर 3 सबलिंगुअल, सबलिंगुअल न बोलेंगे अधोजीभा, अधोजीभा, अधोजीभा मतलब जीभ के निचले हिस्से में, जीभ के निचले हिस्से में, जीभ के निचले हिस्से में। देखिए भाई, टंग में सैलिवरी ग्लैंड्स एवं टेस्टिंग बड्स 2 प्रकार की होती हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे जीभ में होती है, वो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड 3 जोड़ी पाई जाती हैं, अर्थात लार ग्रंथियाँ। इन्हें नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड्स, इन्हें कर्णमूल हिंदी में बोलेंगे, अर्थात ये कानों के निकट पाई जाती है। हाँ, जब मम्स या गलसुआ रोग हो जाता है तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा आता है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में, कि जब गलसुआ या मम्स रोग हो जाता है तो हमारे मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ग्रसित हो जाती है? ठीक ना। तो गलसुआ या मम्स रोग हो जाता है तो मानव शरीर की पैरोटिड ग्लैंड, ठीक ना, कर्णमूल ग्रंथि हमारी ग्रसित हो जाती है, ग्रसित हो जाती है, तो इसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। दूसरी है ये मेरी सब मैक्सिलरी, ठीक है ना, जीभ के ऊपरी हिस्से पर एक जोड़ी पाई जाती हैं। अगला है मेरा सबलिंगुअल, अधोजीवा, अर्थात जीभ के निचले हिस्से पर एक जोड़ी पाई जाती हैं। ये तो मेरी रही सैलिवरी ग्लैंड्स, ये लार को स्रावित करती हैं। अब लार स्रावित करती हैं वो केमिकल रीजन में हम आगे पढ़ाएंगे, पहले हम इसकी टेस्टिंग बड्स पढ़ा दें, टेस्टिंग स्वाद ग्रंथियाँ। ठीक है ना। ये लार को स्रावित करेंगी, लार तो एक ही प्रकार स्रावित, ग्रंथियाँ तीनों स्रावित लार को करेंगे, लेकिन लार एक ही होगी, उसकी जो संरचना होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि तीनों वही लार को स्रावित करती हैं। ये 3 जगह स्रावित जरूर होती है, कोई लार नीचे स्रावित होती है तो कोई ऊपर से होती है, ठीक ना, कोई साइड से स्रावित होती है। हाँ, आप इमली को देख लेंगे तो साइड से स्रावित होगी। हाँ, आप अगर किसी मीठी वस्तु को देख लेंगे तो जीभ का निचला हिस्सा पानी भर जाएगा, जीभ तुम्हारी पानी में तैरने लगेगी। ठीक है ना। अगर किसी मिठाई को देखते हैं तो ये अपने अपने जगह स्वादों के अनुसार ये उत्तेजित होती हैं। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग बड्स की। टेस्टिंग बड्स, देखिए भाई, टेस्टिंग बड्स, टंग में टेस्टिंग बड्स, हाँ, टेस्टिंग बड्स ये असंख्य पाई जाती हैं, ये असंख्य पाई जाती। अच्छा, और सभी फीमेल्स में ये स्थिति प्रेजेंट होती है कि मेल की अपेक्षा
अच्छा, ये असंख्य होती हैं, इन्हें स्वाद कलिकाएं, टेस्टिंग बड्स ये असंख्य होती हैं, इनके छोटे हिस्से को स्वाद नलिकाएं भी कहते हैं। पैपिलरीज, हाँ पैपिली, PAPALL पैपिली, LLIAE, हाँ भाई टेस्टिंग बड्स, हाँ सही है, AE है। टेस्टिंग बड्स ये असंख्य होती हैं, ठीक ना, इनमें छोटी छोटी इनके भाग जो होते हैं वो पैपिली कहलाते हैं। पैपिली का मतलब स्वाद कलिकाएं, स्वाद, हाँ स्वाद कलिकाएं, ठीक है भाई। टेस्टिंग बड्स ये असंख्य होती हैं, ये छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं, कई स्वाद कलिकाओं में बटी होती हैं, जिन्हें हम पैपिली कहते हैं। हाँ, मेल की अपेक्षा, मेल की अपेक्षा फीमेल में ये 10 गुना अधिक होती हैं। मेल की अपेक्षा फीमेल में 10 गुना अधिक होती हैं। हाँ भाई, मेल को जितना भोजन स्वादिष्ट लगेगा, हाँ तो इनके स्वाद ग्रंथियों के अनुसार फीमेल को भोजन 10 गुना अधिक स्वादिष्ट लगता है। मेल्स की अपेक्षा ये फीमेल में 10 गुना अधिक होती हैं। अच्छा, ये जीव में किस प्रकार पाई जाती हैं देखेंगे भाई। जैसे ये मान लिया, ये रही आपके जीव, ये जीव के कई हिस्सों में अपनी अपनी जगह पर विद्यमान होती हैं, ठीक है ना, ये है जीव, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए, हाँ छोटी जीव में हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते। तो देखिए भाई, इसका जो अग्रसिरा होता है टेस्टिंग बड्स पैपिली का, अच्छा पैपिली की संख्या के हिसाब चलेंगे। जो जीव का अग्रसिरा होता है, जीव का अग्रसिरा, ये स्वीट मीठे स्वाद को, जीव का अग्रसिरा मीठे स्वाद के लिए मीठे स्वाद को प्राप्त करता है। अच्छा, जीव का पार्श्व सिरा मतलब किनारे वाले सिरा, जीव के जो पार्श्व सिरे होते हैं, जीव के पार्श्व सिरे, ठीक है ना, पार्श्व सिरे जो होते हैं ये साल्टी नमकीन स्वाद के लिए होते हैं। ये नमकीन स्वाद को ये मतलब नमकीन स्वाद को पता लगाते हैं। अच्छा, जीव का जो मध्य वाला भाग होता है, जीव का मध्य वाला भाग होता है, ये खट्टे स्वाद को और जीव का पश्च सिराज होता है, देखिए भाई, जीव का जो अग्रसिरा होता है ये मीठा स्वाद लेता है, जीव का जो पार्श्व सिरा होता है वह नमकीन स्वाद को ग्रहण करता है, जीव का मध्य सिरा होता है वह खट्टे स्वाद को ग्रहण करता है, और जीव का पश्च सिरा होता है ये कड़वे स्वाद को ग्रहण करता है। अच्छा, तो इनकी स्थिति परीक्षा में अगर पूछा जाता है भाई मीठे स्वाद को ग्रहण करने के लिए जीव का कौन से सिरे में स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो मीठा स्वाद ग्रहण करने के लिए जीव के अग्रसिरे की स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इनका स्थान भी लिख लेंगे आप। देखिए, ये रहा मीठा अग्रसिरा, मीठा स्वाद के लिए अग्रसिरा, नमकीन स्वाद के लिए पार्श्व सिरा, पार्श्व मतलब साइड से, किनारे से, खट्टे स्वाद के लिए मध्य भाग, खट्टे स्वाद के लिए, और कड़वे स्वाद के लिए पश्च भाग, ठीक है ना। इस प्रकार की भाई स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं टेस्टिंग बड्स, ये असंख्य पाई जाती हैं। इनकी छोटी छोटी कई कलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पैपिली बोलते हैं। मेल की अपेक्षा फीमेल में ये 10 गुना अधिक पाई जाती हैं। स्वाद ग्रंथियाँ अपने अपने स्वाद लेने के लिए अपनी अपनी जगह पर स्थित होती हैं, जिनका विद्यमान ये है। मीठे सिरे के लिए, मीठे स्वाद के लिए अग्र सिरे पर पाई जाती हैं, नमकीन स्वाद के लिए पार्श्व सिरे पर पाई जाती हैं जीव के, खट्टे स्वाद के लिए ये मध्य भाग में पाई जाती हैं जीव के, और कड़वे स्वाद के लिए जीव के ये पश्च भाग में पाई जाती हैं। ये तो रही तुम्हारी टंग। अब हमने आपको बक्कल कैविटी में टीथ के सभी प्रकार वनडे एग्जाम के लिए जितने बन सकते थे और जीव के सभी प्रकार जितने बन सकते थे। अब इनका पाचन तंत्र में इनका केमिकल सहयोग क्या है भाई, ये तो अभी तक रहा था मेरा मैकेनिकल और इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने चर्चा की। अब इनका केमिकल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, तो जीव जो हमारी है वह लार को निकालेगी, लार में कौन कौन सा एंजाइम करेगी, तो ये केमिकल रीजन हम देखेंगे। अभी खत्म करो केमिकल रीजन।